हेलो बच्चों। तो आज आ गए हैं क्लास 12 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है आईएससी, उसका स्पेसिमेन पेपर का पार्ट 2 लेके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो पहला क्वेश्चन है दैट इज स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है। ओके, सेमीकंडक्टर में अभी जो क्लास 12 के बच्चे तुम लोग देख रहे हो, शायद अभी भी तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर स्टार्ट नहीं किया होगा, ज्यादातर इन जनरल मैं बोल रहा हूं। तो हम जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वहां पे डायोड नाम का एक चीज पढ़ेंगे। तो डायोड से हम लोग हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का मोटा मोटा एक आइडिया तुम लोगों को दे देता हूं। अगर एक हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये एसी करंट लेता है और उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी वेव इनपुट के हिसाब से आता है वो ऐसे आता है, ये होता है आउटपुट। तो ये है इनपुट, ये हो गया आउटपुट इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है वहां पे ऐसा हो जाता है, ये होता है आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो कैसे ये होता है, ये तो सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया जाएगा वहां पर ऑब्वियसली तुम लोगों को अच्छे से मैं समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो ये देख लो कि ये अगर इनपुट है, एसी इनपुट है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये आउटपुट होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में ये वाला आउटपुट होता है। ओके बच्चों, तो एडवांटेज हमें बताने के लिए बोला जा रहा है ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव। ओके, तो यहां पर पहला जो एडवांटेज है वो हम लोग बता सकते हैं कि देखो यहां पर जो आउटपुट है ये पोर्शन है, लेकिन ये पोर्शन नहीं है, इजंट इट? तो इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी देखो आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर में देखो सारा आउटपुट्स है, इजंट इट? तो एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर का डबल होगा हाफ वेव रेक्टिफायर से। ओके, तो यहां पर लिख देता हूं रेक्टिफिकेशन efficiency is double। और दूसरा एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज हायर। तो ये दो में से कोई भी एक तुम लिख सकते हो, और भी है लेकिन मैं बेसिक इंपॉर्टेंट जो एडवांटेजेस है वही मैं यहां पर मेंशन किया। ओके बच्चों, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो ये तो बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है। बहुतों को लग रहा है अरे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है, that is P by Q is equal to R by S, isn't it? व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है that is P by Q is equal to R by S। लेकिन बच्चों ये स्टेट द कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर तुमने ये लिखा तो ये सही नहीं होगा। क्यों, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा वो मैं बता देता हूं। देखो स्टेट द कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर मैं तुम लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों ये है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज, इजंट इट? दिस इज P, दिस इज Q, ये है R और ये है S। यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है। ओके, ये एक
सेल है। अब देखो यहां से अगर आई करंट जा रहा है तो इस पॉइंट पे आके आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा I1 और दूसरा होगा I2। यहां पर आगे इस पॉइंट पे आके यहां पर चला जाएगा IG और यहां पे चला जाएगा I1 माइनस IG, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से I2 करंट आ गया, इस पॉइंट पे IG करंट और I2 करंट मिलके हो जाएगा I2 प्लस IG, इजंट इट? और यहां पर ये जो I1 माइनस IG और ये जो I2 प्लस IG है, ये दो ऐड होके यहां पर I होके ये सर्किट पूरा करेगा। बैलेंस्ड कंडीशन हम कब कहते हैं? जब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाता है, मतलब IG इज इक्वल टू जीरो। ये होगा अगर पूछा जाए स्टेट द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो कंडीशन होगा व्हेन गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो और IG इज जीरो। अब जब ऐसा होता है उस टाइम पे हमें ये मिलता है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, लेकिन जो कंडीशन होगा दैट विल बी गैल्वेनोमीटर करंट विल बी जीरो। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? एक बात बता देता हूं, यहां पर भी मैं वही फॉलो करूंगा जो सॉल्यूशन मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये सारा सॉल्यूशन PDF करके मैं जो फिजिक्स फन लिमिटेड, यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं फिजिक्स फन लिमिटेड जो चैनल है, ओके, तो वहां पे मैं एज ए PDF में वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो तुम्हें PDF भी मिल जाएगा, इसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो चैनल का नाम है फिजिक्स, फिजिक्स का स्पेलिंग तो सबको पता होगा, और फन लिमिटेड FUNLIMITED। ओके बच्चों, तो टेलीग्राम में तुम लोग सर्च करके देख लेना। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है? नेम द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहां पर क्या पूछा जा रहा है। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं बोला जा रहा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर विच इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम पे हमें बोलना है कौन सा रूल यूज किया जाता है जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन जानने के लिए। तो देखो बच्चों एक चीज याद रखो, हमेशा अगर कभी भी इंड्यूस्ड करंट बोला जाए, मतलब करंट फ्लो नहीं किया जा रहा है, मतलब कोई भी सोर्स से करंट नहीं दिया जा रहा है, तो कहां से करंट आ रहा है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल, वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो वहां से एक EMF पैदा होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इजंट इट? एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई dt, वेयर फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इजंट इट? तो उस टाइम पे जो करंट पैदा होता है विच इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो जब भी ये इंड्यूस्ड वर्ड आ जाए, इंड्यूस्ड, ओके, आंखें बंद करो और बोल दो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। व्हाट? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एम आई क्लियर बच्चों? तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, यहां पे और एक चीज बता देता हूं, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो कब यूज करते हैं? इन केस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे ना यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब बाहर से हम लोग करंट दे रहे हैं तो वहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और अगर एक कंडक्टर वहां पे कोई करंट बाहर से नहीं दिया गया है, कोई सोर्स नहीं है बाहर से, तो वहां पर
एक कंडक्टर मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे एक करंट इंड्यूस्ड होता है। तो यहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो यहां पे दिस इज कॉल्ड एज, ये मैंने इसका नाम दिया है MBI रूल। यहां पे थंब क्या शो करता है, थंब क्या शो करता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर करंट। एम आई क्लियर बच्चों? तो दिस इज नोन एज MBI रूल। मेरा एक वीडियो भी है जहां पर मैंने अलग से FBI रूल एंड MBI रूल अलग से मैंने बोल दिया है, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो एक बार देख लेना, या और एंड स्क्रीन में भी मैं शायद दे सकता हूं, या आई बटन में दे दूंगा, ठीक है? तो तुम लोग कहीं से भी ये देख लो, FBI एंड MBI रूल। ओके, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार देख लेना, तो जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा कि किस टाइम पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है और किस टाइम पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना है। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, तो यहां पर क्या बोला गया है, विथ व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ अ लाइट आर प्लेन वेव फ्रंट एसोसिएटेड। तो जो प्लेन वेव फ्रंट है वो किस टाइप का जो लाइट सोर्स है उसके साथ एसोसिएटेड है। तो देखो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, सोचो ये एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से बहुत दूर, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ओके, और बहुत दूर ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, तो वहां तक जो डिस्टेंस में जो वेव फ्रंट होता है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। ओके, एट a long distance, long or infinite distance, from a point source। क्यों, इसके रीजन क्या है? देखो बच्चों, अगर एक पॉइंट सोर्स है तो उसके लिए जो वेव फ्रंट होता है दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, इजंट इट? तो जो अगर ये अगर पॉइंट सोर्स है तो ये हो गया अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फीयर का रेडियस जितना बढ़ता रहेगा, स्फीयर का कोई भी एक पोर्शन पकड़ लो, वो ऑलमोस्ट एक प्लेन की तरह लगेगा। जैसे अर्थ एक स्फीयर है लेकिन इसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग जहां पर चलते हैं अर्थ के ऊपर, जो अर्थ सरफेस है वो एक प्लेन की तरह प्रतीत होता है, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट सोर्स। लेट मी टेल यू बच्चों, सिर्फ पॉइंट सोर्स ही नहीं, अगर एक सिलिंड्रिकल सोर्स भी है, एक अगर सिलिंड्रिकल सोर्स है या एक लाइन सोर्स है, स्ट्रेट लाइन सोर्स, तो उसके लिए जो वेव फ्रंट होता है दैट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इजंट इट? तो इस सोर्स से भी अगर बहुत दूर या इनफाइनाइट डिस्टेंस में लिया जाए एक वेव फ्रंट, तो वो भी प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस, या एक स्ट्रेट लाइन सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस, या लॉन्ग डिस्टेंस। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या पूछा जा रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो देखो बच्चों ये ऐसा दिखेगा। तो जो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ये है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस कंसीडर ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। ओके, तो इस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो इस तरफ क्यू ई, इस तरफ क्यू ई। ओके, तो
हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू टीई साइन थीटा, लेकिन बच्चों आंसर हमें पूछा जा रहा है वेक्टर फॉर्म में, तो टाउ इज इक्वल टू टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, जहां पे पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों यहां पर क्या पूछा जा रहा है, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू ओवरलैपिंग वेव्स फ्रॉम between two overlapping waves to form a bright band or bright fringe। ओके, तो बच्चों ब्राइट फ्रिंज बनाने के लिए जो पाथ डिफरेंस चाहिए होता है दैट इज लैम्डा, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो पाथ डिफरेंस चाहिए होता है दैट इज 0, मतलब नो पाथ डिफरेंस, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, ऐसे करते करते टिल हम लोग बोल सकते हैं टिल n लैम्डा। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा p इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पे n का जो वैल्यू होगा n विल बी इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एम आई क्लियर? और ऐसे ही अगर पूछा जाता, मैं वो भी पॉसिबिलिटी भी बता देता हूं कि सोचो अगर ब्राइट फ्रिंज के बदले अगर डार्क फ्रिंज पूछा जाता, डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज में हम लोग क्या करते, देखो तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो P कैन बी रिटन एज 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहां पे n विल बी इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एम आई क्लियर? तो क्योंकि यहां पर ब्राइट फ्रिंज है तो तुम लोग ये आंसर लिखोगे, अगर डार्क फ्रिंज पूछा जाता तो तुम लोग ये आंसर लिखते। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, व्हाट आर आइसोटोन्स? तो ये तो एकदम केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, व्हाट आर आइसोटोन्स? तो देखो बच्चों थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और हालांकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये क्लास 9-10 लेवल का क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री या फिजिक्स में। ओके, आइसोटोन किसको कहा जाता है? आइसोटोन ऐसे एटम्स को कहा जाता है जहां पे न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, मतलब सेम न्यूट्रॉन नंबर, बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। मतलब प्रोटॉन डिफरेंट होगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम। एज एन एग्जांपल मैं लिख देता हूं, सोचो कार्बन एंड बोरॉन। ओके, अब कार्बन है 6 इसका एटॉमिक नंबर एंड 13 इसका मास नंबर, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर एंड 12 है इसका मास नंबर। तो देखो अगर यहां पे तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो प्रोटॉन विल बी 6, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 5, तो प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो 13 माइनस 6, दैट विल बी 7, इजंट इट? और यहां पर जो न्यूट्रॉन होगा दैट विल बी 12 माइनस 5, दैट विल बी ऑल्सो 7। तो देखो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो अलग है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। एम आई क्लियर? तो ऐसे ही आइसोटोप, आइसोबार, ऐसा ही आइसोटोन। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों आज सेक्शन ए का जो सेकंड पार्ट है जहां पे 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू तो ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने दिखा दिया है, तो वो छोड़ के जो 1 मार्क्स वाला जो पार्ट है वो मैंने तुम लोगों को दिखा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एकदम ब्रॉड क्वेश्चन लेके स्टार्ट करेंगे और वहां पर थोड़ा स्पीड अप करेंगे। ओके बच्चों, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।